हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है उसको डिस्कस करेंगे। यानी आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता यानी परफेक्ट कंपटीशन जो है उसका अर्थ क्या है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार जो होता है, बाजार की एक ऐसी प्रणाली होती है जिसके अंदर जो समरूप वस्तु है, समरूप वस्तु के बहुत सारे तो क्रेता होते हैं, यानी खरीदार होते हैं, और विक्रेता भी बहुत सारे होते हैं। और सारे जो विक्रेता होते हैं वो समरूप वस्तु को बेच रहे होते हैं। और पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था के अंदर जो बाजार होता है, उस बाजार के अंदर समरूप वस्तु की एक ही कीमत पाई जाती है। और ये जो एक ही कीमत होती है यानी समान कीमत होती है, ये उद्योग के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो इस प्रकार उद्योग द्वारा जो कीमत निर्धारित होती है, उस कीमत के ऊपर प्रत्येक फर्म जो होती है जितना चाहे उतना उत्पादन बेच सकती है। तो इस प्रकार से पूर्ण प्रतियोगिता बाजार एक ऐसा बाजार होता है जिसमें समरूप वस्तु जो एक ही कीमत के ऊपर बेची जाती है, और वो कीमत जो है उद्योग के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो इस अवस्था के अंदर हम जो है उद्योग के द्वारा किस प्रकार से कीमत का निर्धारण होता है उसको आज अपन डिस्कस करेंगे। पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म जो होती है वो कीमत का निर्धारण नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर फर्म जो होती है वो प्राइस टेकर होती है, प्राइस मेकर नहीं होती। तो यहाँ पर जो कीमत निर्धारित होती है, उस निर्धारित कीमत पर ही फर्म को जो है अपना उत्पादन बेचना पड़ता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर उस कीमत का निर्धारण कौन करता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता की जो अवस्था होती है, उस अवस्था के अंदर उद्योग के द्वारा कीमत निर्धारित होती है, क्योंकि फर्म जो होती है वो तो कीमत को निर्धारित कर ही नहीं सकती। वो तो केवल उद्योग के द्वारा निर्धारित कीमत के ऊपर अपना सामान कितना बेचना है इसके बारे में जो डिसीजन ले सकती है। तो ऐसे में जो कीमत है वो केवल और केवल उद्योग के द्वारा निर्धारित होती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर उद्योग द्वारा कीमत निर्धारण जो वो काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है। उद्योग द्वारा कीमत का निर्धारण बाजार शक्तियों के संतुलन के द्वारा तय होता है। तो हमें पता है कि जो बाजार शक्तियाँ होती है वो दो होती है, एक तो मांग और दूसरा पूर्ति। तो इस प्रकार संतुलन कीमत का निर्धारण वहाँ पर होगा जहाँ पर डिमांड इक्वल टू सप्लाई होगी। और जब हम ये बात करते हैं कि ये उद्योग के द्वारा निर्धारित होती है, तो जहाँ पर उद्योग की कुल मांग और उद्योग की कुल पूर्ति जहाँ एक दूसरे के बराबर होते हैं, वहाँ पर जो है संतुलित कीमत का निर्धारण होता है। तो इस प्रकार से अगर हमें उद्योग के द्वारा कीमत निर्धारण का अध्ययन करना है, तो उसके लिए हमें जो है इन दोनों चीज़ों के बारे में जानकारी होनी बहुत ही आवश्यक है। एक तो कुल मांग और दूसरा कुल पूर्ति, जिसको हम बाजार मांग और बाजार पूर्ति भी कहते हैं। ये हमने डिस्कस कर लिया कि उद्योग के अंदर पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में वस्तु की कीमत का निर्धारण करने वाले दो महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, एक तो कुल मांग और दूसरा कुल पूर्ति। और संतुलित कीमत जो होती है वहाँ पर तय होती है जहाँ पर बाजार मांग यानी कुल मांग और बाजार पूर्ति यानी कुल पूर्ति जो है एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब कुल मांग या बाजार मांग क्या होती है। हमें पता है बाजार के अंदर जो बहुत सारे क्रेता होते हैं यानी खरीदार होते हैं, और सभी क्रेताओं के द्वारा अलग अलग कीमतों के ऊपर जो मांग की जाती है, उन कीमतों के समस्तरीय जोड़ को हम जो है कुल मांग कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो कीमत है वो 1, 2 और 3 रुपये है, ये ए है, ये बी है, यानी दो ही बाजार के अंदर जो वो क्रेता है, ये 1 रुपये कीमत पर 10 वस्तु खरीदने के लिए तैयार है, ये 6 वस्तु खरीदने के लिए तैयार है। तो ए प्लस बी यानी बाजार मांग क्या हो जाएगी, 10 + 6 16। 2 रुपये कीमत के ऊपर ये जो 8 रुपये वस्तु खरीदने के लिए तैयार है, ये 5 वस्तुएं खरीदने के लिए तैयार है, तो बाजार मांग 13 हो जाएगी। इसी प्रकार से कीमत बढ़ कर के 3 रुपये हो जाती है, तो ये 7 वस्तुएं हुई है, 4 वस्तुएं, तो इस प्रकार से 11, ये जो है बाजार मांग है। तो इस प्रकार सभी क्रेताओं के द्वारा विभिन्न कीमतों पर जो मांग की जाती है, उस मांग की जो कीमत है, कीमत के समस्तरीय जोड़ को, समस्तरीय जोड़ का मतलब क्या है, 1 रुपये कीमत पर ए द्वारा मांग और 1 रुपये कीमत पर ही बी द्वारा मांग, उसको आप जोड़ेंगे। यानी समान कीमतों पर सभी जो उपभोक्ता
है, सभी क्रेता है, उनके द्वारा जो मांग की जाती है उसको जोड़ करके आप बाजार मांग या कुल मांग निकाल सकते हैं। और कुल मांग वक्र जो है वो इस प्रकार से होगा, जो कि ये दिखाता है कि भी किसी भी वस्तु की प्राइस और क्वांटिटी के बीच में विपरीत रिलेशनशिप होता है। अगर वस्तु की कीमत है वो कम होती है तो उस वस्तु की मांग में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार मांग वक्र का जो ढाल है वो ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट, कुल पूर्ति या बाजार पूर्ति। हमें पता है कि पूर्ति का संबंध जो होता है वो विक्रेताओं से होता है। तो विभिन्न विक्रेताओं के द्वारा अलग अलग कीमतों पर जो पूर्ति की जाती है उसके जोड़ को हम जो है बाजार पूर्ति या कुल पूर्ति कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने प्राइस लिया 1, 2, 3 रुपये, यहाँ पर फर्म है वो 2 है, ए और बी फर्म है। ये 1 रुपये कीमत पर 10 वस्तु बेचती है, ये 1 रुपये कीमत पर 8 वस्तु बेचती है। तो कुल बाजार के अंदर कितनी वस्तुएं आएंगी? 1 रुपये कीमत पर 18 वस्तुएं। अगर कीमत बढ़ करके 2 रुपये होती है तो हमें पता है कि कीमत के बढ़ने पर पूर्ति बढ़ेगी। तो इस प्रकार से कुल पूर्ति भी बढ़ करके 22 हो जाती है, जिसको आप बाजार पूर्ति या कुल पूर्ति कहेंगे। इसी प्रकार से 3 रुपये कीमत के ऊपर ए द्वारा 15 वस्तुओं की सप्लाई की जाती है, बी द्वारा भी 15 वस्तुओं की सप्लाई की जाती है। इस प्रकार बाजार के अंदर जो सप्लाई है वो 30 वस्तुओं की हो जाती है। तो इस प्रकार हम जो है कुल पूर्ति या बाजार पूर्ति सभी विक्रेताओं द्वारा जो पूर्ति की जाती है उसको जोड़ करके हम जो बाजार पूर्ति या कुल पूर्ति निकाल सकते हैं। और कुल पूर्ति वक्र है वो धनात्मक होता है, जो ये दिखाता है कि जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ेगी, और अगर कीमत कम होती है तो सप्लाई के अंदर भी कमी होगी। तो इस प्रकार से हम जो है बाजार का पूर्ति वक्र निकाल सकते हैं सभी विक्रेताओं द्वारा विभिन्न कीमतों पर की जाने वाली पूर्ति को जोड़ करके। तो अब अगर हमारे पास में पूर्ति वक्र आ गया और मांग वक्र आ गया तो उसके बाद में हम कीमत का निर्धारण कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम टेबल के द्वारा देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास में एक टेबल है, उस टेबल के अंदर हमने सबसे पहले जो है कीमत को लिया है। कोई भी वस्तु मान लीजिए, जैसे हमने एक्स वस्तु ले ली। एक्स वस्तु की कीमत 5 रुपये, 4 रुपये, 3 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये है। एक्स वस्तु की मांग बाजार मांग यानी सभी विक्रेता जो क्रेता है उनके द्वारा जो मांग की जाती है 5 रुपये कीमत के ऊपर 10 वस्तुओं की बाजार में मांग है। जब कीमत कम होकर के 4 रुपये हो जाती है तो मांग बढ़ करके 20 वस्तुओं की हो जाती है, और जब कीमत और कम हो जाती है तो हमें पता है मांग और बढ़ेगी, 30 वस्तुओं की हो जाती है, और कीमत कम होकर के 2 रुपये होने पर 40 वस्तुओं की डिमांड, और कीमत 1 रुपये है तो 50 वस्तुओं की डिमांड की जाती है। दूसरी तरफ एक्स वस्तु की पूर्ति हमने ली है, तो जब 5 रुपये कीमत है तो उसके ऊपर 50 वस्तुओं की सप्लाई की जा रही है। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिमांड है वो कम है, डिमांड इज लेस देन सप्लाई। डिमांड केवल 10 वस्तुओं की है लेकिन पूर्ति जो 50 वस्तुओं की है। तो इस प्रकार से पूर्ति मांग और पूर्ति के बीच में गैप है, मांग कम है, पूर्ति ज़्यादा है। इसी प्रकार से जब 4 रुपये कीमत है तो 40 वस्तुओं की सप्लाई की जा रही है, यहाँ पर भी जो है वो पूर्ति ज़्यादा है और मांग कम है। तो इस प्रकार मांग और पूर्ति के बीच में जो गैप है इसको आप बोलेंगे एक्सेस सप्लाई, क्योंकि अब पूर्ति ज़्यादा है, पूर्ति अधिक है। तो यहाँ पर पूर्ति अधिक 40 का है क्योंकि 10 वस्तुओं की मांग है, 50 वस्तुओं की सप्लाई है। यहाँ पर पूर्ति अधिक है वो 20 का है, 20 वस्तुओं की मांग है जबकि सप्लाई है वो 40 वस्तुओं की है। और जब कीमत 3 रुपये हो जाती है तो पूर्ति और कम हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे कीमत कम होगी सप्लाई कम होती चली जाएगी, और दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। यानी यहाँ पर मांग है वो भी 30 है और पूर्ति है वो भी 30 है, यहाँ पर ना तो मांग अधिक है ना पूर्ति अधिक है। तो ये जो संतुलन की स्थिति है, और यहाँ पर जो कीमत तय होती है उसको आप जो है संतुलित कीमत कहेंगे। इसी प्रकार से 2 रुपये कीमत के ऊपर जो है मांग ज़्यादा है, पूर्ति कम होकर के 20 की रह जाती है, तो यहाँ पर मांग अधिक होगा, मांग ज़्यादा है, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। और यहाँ पर आप देखिए 50 रुपये मांग है और 10 रुपये की 50 वस्तुओं की मांग है और 10 वस्तुओं की पूर्ति है। तो यहाँ पर भी जो है डिमांड एक्सेस डिमांड है यानी मांग अधिक्य है। तो मांग अधिक्य वह अवस्था होती है जिस अवस्था के अंदर दी हुई कीमत के ऊपर वस्तु की मांग जो है पूर्ति की तुलना में अधिक होती है। और पूर्ति अधिक्य क्या होता है कि पूर्ति अधिक्य वह अवस्था होती है जिस अवस्था के अंदर दी हुई कीमतों पर पूर्ति जो होती है वो मांग की तुलना में अधिक होती है। तो पूर्ति अधिक्य की तुलना के अंदर
संतुलन नहीं हो सकता, मांग आधिक्य की अवस्था में संतुलन नहीं हो सकता। तो संतुलन कीमत वहाँ पर निर्धारित होती है जहाँ पर कुल मांग कुल पूर्ति के बराबर होती है। तो कुल मांग और कुल पूर्ति 30-30 एक दूसरे के बराबर है, तो यहाँ पर 3 रुपये जो है वो संतुलन कीमत का निर्धारण होता है। अब आप इसी चीज़ को डायग्राम के द्वारा देखते हैं। ओ एक्स अक्ष के ऊपर वस्तु की मात्रा ली गई है और ओ वाई अक्ष के ऊपर वस्तु की कीमत ली गई है। कीमत जो 1 से लेकर के 5 रुपये तक है और मात्रा जो है वो 10 रुपये से लेकर के 50 रुपये, मात्रा 10 वस्तुओं से लेकर के 50 वस्तुओं तक हमने ली है। अब ये देखिए हमारे पास में डिमांड कर्व है जो कि डी के द्वारा शो किया गया है और इसी प्रकार से एस जो है हमारे पास में सप्लाई कर्व है। अब आप इसमें देखो ये दोनों जो है एक दूसरे को ई बिंदु पर कट कर रहे हैं, जहाँ पर 3 रुपये जो कीमत निर्धारण हो रहा है और इस 3 रुपये कीमत के ऊपर वस्तुओं की सप्लाई है वो भी 30 है और वस्तुओं की डिमांड है वो भी 30 है। तो इस प्रकार से संतुलन कीमत का जो निर्धारण है वो पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर होता है, जहाँ पर कुल मांग और कुल पूर्ति बराबर होती है। अब मान लीजिए अर्थव्यवस्था के अंदर जो वो कीमत है 5 रुपये, इस 5 रुपये कीमत के ऊपर मांग और पूर्ति के बीच में ए और बी के बराबर गैप है, यानी मांग जो है वो केवल 10 वस्तुओं की है और पूर्ति जो वो 50 वस्तुओं की है। अगर आप इसको नीचे ड्रॉ करोगे तो आप देख पाओगे कि भी डिमांड जो केवल 10 वस्तुओं की है और पूर्ति जो वो 50 वस्तुओं की है। तो इस प्रकार डिमांड और सप्लाई के बीच में जो गैप है, यहाँ पर डिमांड इज लेस देन सप्लाई, इसका मतलब क्या सप्लाई ज़्यादा है। तो ये जो स्थिति है वो एक्सेस सप्लाई की स्थिति है। ऐसी अवस्था के अंदर जब पूर्ति ज़्यादा होगी, मांग कम है यानी बेचने वाले ज़्यादा है और खरीदी जाने वाली मात्रा कम है, तो उस अवस्था के अंदर कीमत है वो कम होगी और कम होते होते 3 रुपये पर वापस आ जाएगी, जहाँ पर कुल मांग और कुल पूर्ति एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो इस प्रकार ए और बी जो है वो एक्सेस सप्लाई को शो कर रहे हैं। एक्सेस सप्लाई मीन्स जहाँ पर मांग जो होती है वो कम होती है और पूर्ति है वो ज़्यादा होती है। इसी प्रकार से मान लीजिए अर्थव्यवस्था के अंदर 1 रुपये कीमत स्तर है, तो जब 1 रुपये कीमत स्तर है तो उस अवस्था के अंदर जी और एच के बराबर गैप क्रिएट होता है डिमांड और सप्लाई के बीच में। यहाँ पर भी आप देखो मांग जो है वो केवल इतनी है और पूर्ति है वो पूर्ति जो वो ये है और डिमांड है वो ये है, यानी इस अवस्था के अंदर डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, मांग ज़्यादा है। तो इसको आप बोलेंगे एक्सेस डिमांड यानी मांग आधिक्य है। तो मांग आधिक्य वह अवस्था होती है जिसके अंदर जो कीमत है उस कीमत के ऊपर कुल मांग जो होती है वो कुल पूर्ति की तुलना में ज़्यादा होती है, तो ये एक्सेस डिमांड की अवस्था है। और जब ऐसा होगा तो इस अवस्था के अंदर धीरे धीरे मांग ज़्यादा होने की वजह से जो है कीमत स्तर बढ़ेगा और कीमत स्तर बढ़ते हुए जो है वो वापस 3 पर आ जाएगा, जहाँ पर कुल मांग और कुल की पूर्ति है वो एक दूसरे के बराबर है। तो इस प्रकार हम जो है पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था के अंदर एक उद्योग के अंदर जो कीमत का निर्धारण किस प्रकार से होता है उसको आप दिखा सकते हैं। तो इसको हमने रेखा चित्र के माध्यम से भी देखा और इसको हमने जो है टेबल के माध्यम से भी देखा। दोनों के अंदर जो सामान्य बात है वो ये है कि कीमत का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहाँ पर बाजार मांग और बाजार पूर्ति एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब ये देखिए ये संतुलन कीमत का निर्धारण तो उद्योग में हो गया, लेकिन एक फर्म के लिए जो है ये जो 3 रुपये कीमत है वही कीमत जो आगे चलती है, यानी फर्म को उसी कीमत के ऊपर जो है अपना सामान बेचना पड़ता है। तो ये जो AR कर्व है वही जो है प्राइस कर्व भी होता है फर्म के लिए। और हमें पता है जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था AR इक्वल टू MR होता है। तो इस प्रकार एक जो पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था है उस अवस्था के अंदर फर्म के लिए जो आय वक्र होते हैं वो OX के समानांतर होते हैं, यानी औसत आय वक्र और सीमांत आय वक्र जो होते हैं वो जो है OX के समानांतर होते हैं, जो इस चीज़ को दिखाते हैं कि औसत आय और सीमांत आय जो है वो स्थिर रहती है और ये जो कीमत के बराबर होते हैं। तो जब हम आगे इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर हमारे लिए ये महत्वपूर्ण बात होगी कि AR कर्व और MR कर्व जो किस प्रकार के होते हैं पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर। तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर जो कीमत है वो उद्योग के द्वारा निर्धारित होती है और उस उद्योग के द्वारा निर्धारित कीमत पर ही जो है फर्म को अपना सामान बेचना
पड़ता है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर फर्म जो होती है प्राइस टेकर होती है, प्राइस मेकर नहीं होती। अब नेक्स्ट है कि मांग में परिवर्तन का कीमत पर प्रभाव। कि पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था के अंदर अगर उद्योग की मांग में परिवर्तन होता है, यानी उद्योग की मांग पहले से अधिक हो सकती है या उद्योग की मांग है वो पहले से कम हो सकती है, तो उसका जो है संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है वो पापा देखेंगे। जब उद्योग में कुल पूर्ति स्थिर रहती है, यानी एग्रीगेट सप्लाई है वो स्थिर रहेगी और मांग में वृद्धि होती है, तो उस अवस्था के अंदर मांग के बढ़ने पर कीमत भी बढ़ेगी। यानी अगर डिमांड के अंदर वृद्धि हो रही है तो प्राइस में भी वृद्धि होगी, और मांग के कम होने पर अगर डिमांड कम होगी तो कीमत भी पहले से कम हो जाती है। तो इस प्रकार जिस दिशा के अंदर डिमांड मूव करती है उसी दिशा के अंदर जो कीमत भी मूव करेगी। तो मांग के बढ़ने पर कीमत में वृद्धि होगी और कीमत के बढ़ने पर मांग के कम होने पर कीमत में भी कमी होगी। तो ये आप ध्यान रखिएगा, अगर पूर्ण प्रतियोगिता में पूर्ति में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो मांग के बढ़ने पर कीमत बढ़ जाएगी और मांग के कम होने पर कीमत कम हो जाएगी। इस चीज़ को आप रेखा चित्र के द्वारा देखते हैं। शुरू में देखिए हमने ओ एक्स एक्स के ऊपर क्वांटिटी लिया और ओ वाई के ऊपर हमने प्राइस लिया है। इनिशियल डिमांड कराओ डी और इनिशियल सप्लाई कराओ ऐसे हमारे पास में, जो कि एक दूसरे को ए बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पर संतुलन कीमत का निर्धारण 3 हो रहा है। अब हम ये देख रहे हैं कि भी मांग में परिवर्तन का कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर आप एक बात नोट कीजिएगा, अगर मांग वक्र दाईं तरफ जाता है, अगर मांग वक्र आपके दाईं तरफ शिफ्ट होता है तो वो मांग में वृद्धि को शो कर रहा है, या दूसरे शब्दों में हम क्या ऐसे कह सकते हैं कि मांग में वृद्धि होने पर मांग वक्र दाईं तरफ चला जाएगा और मांग में कमी होने पर मांग वक्र बाईं तरफ चला जाएगा। तो प्रारंभ में देखिए आप, पहले जो मांग है वो केवल 30 वस्तुओं की थी, अब मांग बढ़कर के 40 वस्तुओं की हो गई है और पूर्ति वक्र सेम है। तो हमारे पास में ये नया डिमांड करवाता है D1, और ये जो नया डिमांड करा हुआ है D1, आप देखो ये उसी पूर्ति वक्र को एक नए बिंदु पर कट कर रहा है और वो जो बिंदु है वो है E1। तो इस प्रकार नया संतुलन का बिंदु E1 है। तो यहाँ पर कुल मांग और कुल पूर्ति, क्योंकि अब की बार नई हमारे पास डिमांड ये है, सप्लाई पहले वाली है, तो एक नए बिंदु पर कट कर रही है। वहाँ पर संतुलन जो कीमत है वो पहले से बढ़ करके 4 हो जाती है, पहले 3 थी अब बढ़ करके 4 हो जाती है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि मांग वक्र दाईं तरफ सरका, उसने उसी पूर्ति वक्र को एक नए बिंदु पर कट किया और उसके द्वारा जो संतुलन कीमत का निर्धारण होता है वो पहले से ऊंचे स्तर पर होता है। तो मांग के बढ़ने पर कीमत बढ़ जाती है। अब अगर मांग पहले 30 रुपए की मांग थी, अब मांग जो है कम होकर 30 वस्तुओं की थी, अब मांग कम होकर के 20 वस्तुओं की रह जाती है। तो ये जो नया मांग वक्र हमारे पास में आएगा D2, और D2 जो है उसी पूर्ति वक्र को, जो कि हमारे पास है क्योंकि सप्लाई करो को आप चेंज नहीं कर रहे, एक नए बिंदु पर कट कर रहा है और वो नया बिंदु जो है वो E2 है। और E2 जहाँ पर कट कर रहा है वहाँ पर जो संतुलन कीमत है वो पहले से कम होकर के हो जाती है 2। तो इस प्रकार अगर मांग वक्र दाईं तरफ जाता है तो मांग में वृद्धि को दिखाता है, जिसकी वजह से कीमत भी बढ़ जाती है। अगर मांग वक्र बाईं तरफ आता है तो वो मांग में कमी को दिखाता है, उसकी वजह से कीमत भी पहले से कम हो जाती है। इस प्रकार हम रेखा चित्र के द्वारा भी इस चीज़ को शो कर सकते हैं कि मांग में होने वाला परिवर्तन जो है उसका कीमत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट है पूर्ति में परिवर्तन का कीमत पर प्रभाव। जब कभी भी अर्थव्यवस्था के अंदर मांग जो होती है वो स्थिर रहती है किसी भी वस्तु की, और उस अवस्था में अगर पूर्ति में वृद्धि होती है तो कीमत पहले से कम हो जाएगी, और पूर्ति अगर पहले से कम होगी तो उसके कारण कीमत में वृद्धि होगी। तो सप्लाई के बढ़ने पर प्राइस है वो कम होगा, और सप्लाई के कम होने पर प्राइस जो पहले से अधिक होगा। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि सप्लाई और कीमत के बीच में जो विपरीत संबंध है, अगर पूर्ति कम हो गई तो कीमत स्तर बढ़ जाएगा, क्योंकि पूर्ति के कम होने पर वस्तुएं जो है वो पहले के मुकाबले कम रहेगी, और लोगों को अगर वस्तुओं की कमी महसूस होगी तो वो ज़्यादा कीमत देने के लिए तैयार होंगे। अगर पूर्ति बढ़ती है तो जो उत्पादक होते हैं उनके पास में स्टॉक ज़्यादा हो जाते हैं, और उस स्टॉक को निकालने के लिए वो जो है कीमत को कम कर देते हैं। तो इस प्रकार से मांग के स्थिर रहने पर पूर्ति के बढ़ने पर कीमत कम होती है और पूर्ति के कम होने पर कीमत में वृद्धि होती है। इस चीज़ को आप रेखा चित्र के द्वारा भी देखते हैं कि आप
पूर्ति में परिवर्तन का जो कीमत स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है वो देखिए। ओ एक्स के ऊपर हमने क्वांटिटी, ओ वाई पर हमने प्राइस लिया है, और डिमांड और सप्लाई कर्व जो होते हैं वो एक दूसरे को ए बिंदु पर कट कर रहे हैं, जहां पर जो मांग और पूर्ति है वो 30 वस्तुओं की है और कीमत है वो 3 है। अब पूर्ति पहले 30 वस्तुओं की थी और अब पूर्ति बढ़ करके 40 वस्तुओं की हो जाती है, तो पूर्ति वक्र दाईं तरफ आएगा। ये हमारे पास में नया पूर्ति वक्र आ गया S1, और ये S1 जो है उसी मांग वक्र को, क्योंकि मांग वक्र है वो चेंज नहीं हो रहा, एक नए बिंदु पर कट कर रहा है, और वो बिंदु है E1। अब आप ये देखते हैं कि E1 के ऊपर जो कीमत का निर्धारण क्या होता है, ये देखिए 2 रुपये कीमत, तो 2 रुपये कीमत जो पहले वाली कीमत से कम है। तो इस प्रकार अगर पूर्ति में वृद्धि होती है तो पूर्ति वक्र दाईं तरफ आएगा, जिसकी वजह से जो है वो कीमत पहले से कम हो जाती है। इसी प्रकार से अगर पूर्ति पहले से कम हो जाती है, पहले 30 है, प्रारंभिक पूर्ति 30 है, अब पूर्ति कम होकर के 20 वस्तुओं की रह जाती है, तो पूर्ति वक्र जो वो बाईं तरफ चला जाता है। हमारे पास में नया पूर्ति वक्र आ रहा है S2, जो कि मांग वक्र को एक नए बिंदु पर कट कर रहा है। E2 बिंदु है संतुलन का बिंदु, और यहाँ पर जो कीमत का निर्धारण होता है वो 4 होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर पूर्ति पहले से कम हो जाती है तो उसकी वजह से कीमत स्तर में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार हमने ये रेखा चित्र के माध्यम से भी देखा कि किस प्रकार मांग और पूर्ति में होने वाला परिवर्तन जो है संतुलन कीमत को प्रभावित करता है। तो इसके साथ अपना ये टॉपिक है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।